द बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज एक सरप्राइज मूव में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिपो रेट 0.40% या कहिए 40 बीपीएस से बढ़ा दिया और साथ के साथ सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो भी बढ़ा दी 50 बीपीएस से बढ़ा दी। अब उसका इम्पैक्ट हमारी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स में क्या होगा, आज हम अपने इस वीडियो में उसे देखते हैं। पहला इम्पैक्ट तो हमने देख लिया, आज न्यूज आते ही शेयर मार्केट इज डाउन बाई 1000 पॉइंट्स, क्योंकि इन सब का इम्पैक्ट कॉस्ट पे पड़ता है। ऑलरेडी इन्फ्लेशन इज हाई, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने से चीजों की कीमतें बढ़ जाती हैं, एक विशियस सर्कल में दोबारा इन्फ्लेशन होती है और टोटल कॉस्ट बढ़ जाती है। अब अदरवाइज आल्सो देयर आर सो मेनी सप्लाई साइड कंसर्न जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हो रही हो, चाहे वो तेल हो, चाहे यूक्रेन वार हो, चाहे गाड़ियों के लिए चिप्स की इशू हो, ऑल दीज थिंग्स आर, चाहे इंडोनेशिया का ऑयल का बैन हो, ऑल दीज आर लीडिंग टू द इंक्रीज इन द इन्फ्लेशन। तो पहला इंपैक्ट आज हमने देख लिया कि इक्विटी मार्केट पे इसका नेगेटिव इंपैक्ट आया है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हम इन्वेस्टेड हैं तो वी हैव टू बियर दीज लॉसेस। द सेकंड इज, अगर हम इन्वेस्टर हैं, एफडीज में हमने इन्वेस्ट करवा रखा है, तो यस, the investors will get benefited by this increase as well as the increase which are going to come for another 2 years by Reserve Bank of India। कैसे होगा? एफडीज के रेट बैंकों को बढ़ाने पड़ेंगे, तभी उनको फंड्स मिलेंगे। इन्फ्लेशन में फंड्स तभी आएंगे अगर एफडीज के रेट बढ़े हुए होंगे। अब उससे जो एग्जिस्टिंग जिन्होंने एफडीज करवा रखी हैं उनको तो उसका बेनिफिट नहीं मिलता। अगर हम रिन्यू करवाते हैं या नई एफडी करवाते हैं तो उस पर हमें बेनिफिट मिलता है। अब हमें क्या करना है कि अगर हमारी एफडी से 1 साल की बनी हुई है, अगर वो 6 महीने से ज्यादा चल चुकी है तो हमें उसको नहीं तोड़वाना चाहिए, हमें वी हैव टू कंटिन्यू विद द सेम एफडी। और अगर वो 2 महीने 3 महीने चली है और अब नए एफडीज के रेट अगर आते हैं जो 40 बीपीएस से बढ़े हुए अगर आते हैं तो हमें उसको तोड़वा के नई एफडी बनवा लेनी चाहिए, ताकि ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम हमें उसका बेनिफिट मिल सके। अब एक चीज और हमें करनी है, क्योंकि ये अगले 2-3 साल तक ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते रहेंगे, तो हमें लॉन्ग टर्म एफडीज नहीं बनवानी है। ऐसा ना हो कि आज हम 40 बीपीएस का इंक्रीज देख के एफडीज 5-5 साल, 10-10 साल, 15 साल की करवा लें और बाद में जो इंक्रीजेज आए उसका बेनिफिट हमें फिर दोबारा ना मिले। इसलिए रिन्यूअल ऑफ एफडीज छोटे छोटे टेन्योर्स के लिए करवानी है। एग्जिस्टिंग एफडीज का हमें देख लेना है कि कितना टेन्योर चली है। अगर आधे से ज्यादा चल चुकी हैं तो वी नीड नॉट टू टच देम। अगर आधे से कम चली हैं, 30-40% ऑफ देयर टेन्योर चली हैं, देन वी हैव टू टेक ए कॉल को उनको प्री मैच्योर करवा के नए रेट्स पे हम अपनी एफडीज बनवा सकते हैं। अब जिन्होंने बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है, म्यूचुअल फंड के डेट फंड्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है, उनके लिए ये एक बैड न्यूज है। बैड न्यूज तो हमें पहले भी इसका इंपैक्ट देखना शुरू हो गया था। जैसे ही बॉन्ड यील्ड्स इंक्रीज होनी शुरू होती हैं, एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स की वैल्यू जो है कम होनी शुरू हो जाती है, और जिन्होंने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उनकी नेट एसेट्स वैल्यू म्यूचुअल फंड्स की कम हो जाती है। वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड सीइंग दैट। तो उस केस में व्हाट वी हैव टू सी कि अगर हमने बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रखा है तो हम उसमें से निकल सकते हैं और दोबारा एफडीज में आ सकते हैं। दैट इज द वन ऑप्शन, बट वी हैव टू सी टू इट कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था। अगर टैक्स प्लानिंग के लिए हमने बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, म्यूचुअल फंड बॉन्ड्स में, तो वी हैव टू सी टू इट कि लॉन्ग टर्म में 3 साल के बाद ही हमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। तो अगर आपका ऑलरेडी अगर बॉन्ड्स में आपने इन्वेस्ट किया है और अगर 1 साल चला है तो इट इज बेटर कि हम उसको शिफ्ट करें, जितना भी लॉस होता है उसको बुक करके हम किसी और एसेट क्लास में चले जाएं। बट से हमने बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया है, 2.5 साल हो चुके हैं, 3 साल के बाद हमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा, देन वी नीड नॉट टू वरी, वी शुड टेक द इंडेक्सेशन बेनिफिट, क्योंकि वो ज्यादा होगा। और थोड़ा बहुत अगर हमारे बॉन्ड्स की वैल्यू कम होती है, नेट एसेट वैल्यू होती है, तो हमें उसको बियर करना पड़ेगा। डेफिनेटली स्टिल बॉन्ड्स की वैल्यू जो यील्ड्स हैं वो एफडीज की यील्ड से तो ज्यादा ही हमें मिल रही होंगी। तो ये था हमारे छोटा सा एक ओपिनियन
और रिएक्शन ऑन दी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो ये लेटेस्ट न्यूज़ आई है, और आगे के लिए भी हमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स में क्या करना चाहिए। तो ये सबसे एक और चीज़ निकलती है कि जब ये सब चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं तो कहीं ना कहीं हमें अपना छोटा सा पोर्टफोलियो गोल्ड में भी बना के रखना चाहिए, सो दैट गोल्ड इन सब चीज़ों से इम्पैक्ट ना हो। से पूरे पोर्टफोलियो का 10% वी शुड गेट इन्वेस्टेड इन द सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, जिसमें कि 2.5% तो हमें वैसे ही इंटरेस्ट उसमें मिल जाता है, और गोल्ड की अप्रिसिएशन अगर होती है तो वो भी हमें मिलती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस स्मॉल वीडियो ऑन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरप्राइज मूव। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो यू कैन सेंड इट टू अस सो दैट वी कैन कवर दिस इन अनदर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।